इसमें अपने को लोग भी नहीं दिखेंगे सर। तो कैसे करेंगे? आशीष आप शुरू कर रहे हैं, प्रदीप जी को दे रहे हैं फिर, या कैसे होगा? आशीष शुरू करेंगे फिर मैं आपका। सर अभी लोग आ गए हैं क्या सर? कुछ हो गए 44 लोग आ चुके हैं। 47 हो गए हैं सर। आप बोले तो मैं स्टार्ट कर दूं? हाँ आप शुरू कर दो सर, 4 बजे शुरू कर दो। ठीक है सर। एक मिनट और रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट बस रुक जाओ। कुछ लोग 4:01 तक होते हैं, बस 1 मिनट रुक जाओ। Is it open to all, Raj, now? Yes sir, 57 Yes, sir, it's people have open to entered so far. 58 की people are entering fast. प्रदीप सर शुरू करो। Yes sir, now you can start. नमस्कार, मैं आशीष आपकी तरफ से आप सभी लोगों का, भोपाल वासियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आज हम लोग म्यूचुअल फंड अवेयरनेस प्लस फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर बात करेंगे। तो इस सब चीजों को मान्य रखते हुए हमारे बीच में एक ऐसे ज्ञान, इस विषय के ऊपर ज्ञान रखने वाले प्लस जो इस विषय के ऊपर अनुभव रखने वाले श्री प्रदीप क्रमबेलकर हमारे, तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए सीधे प्रदीप सर को आमंत्रित करूंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि आज का कार्यक्रम शुरू करें। सर प्रदीप सर, ओवर टू यू सर। धन्यवाद आशीष जी, नमस्कार सभी को। और धन्यवाद एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को कि उन्होंने हमें ये सुअवसर प्रदान किया कि आज हम अपने निवेशकों के साथ, जो 75 से अधिक अभी तक जुड़ चुके हैं, निवेशकों को मैं बताना चाहूंगा, देखने वालों को बताना चाहूंगा कि ये वेबिनार है। इस वेबिनार में और थोड़ा सा फर्क होता है, मतलब आप हम चारों को ही जैसे स्टेज पे देख रहे हैं वैसे ही देख पाएंगे। बाकी सभी लोगों से हम बाद में क्वेश्चन हैंड रेस करके वो बाद में कर पाएंगे। तो अभी आप सब केवल हमें सुन पाएंगे, हमें विशेषज्ञ को सुन पाएंगे। तो विजन टॉक के इस सेकंड सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पर हमारा ये प्रयास है विजन इन्वेस्टेक की तरफ से कि ये इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम हम भारत एक संपत्ति का खजाना इस सब्जेक्ट के ऊपर कर रहे हैं। और हर बार विजन टॉक पे हम इस तरह का एक प्रस्तुतिकरण करते हैं या इस तरह का विचार रखते हैं ताकि हमारे निवेशकों को हम विशेषज्ञों से मिलवा सकें, आर्थिक विशेषज्ञों से, फाइनेंशियल विशेषज्ञों से मिलवा सकें, ताकि वो वर्तमान में निवेश की क्या परिकल्पना है, क्या किस तरह से वो भारत का भविष्य है, किस तरह से हम निवेश मार्केट को देखते हैं, इन सभी ये विषयों पर हम चर्चा कर सकें। आज हमारे बीच जिस सज्जन को हम सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, और मैं भी बहुत आतुरता से, और जिसको कहते हैं ना, आई फील वेरी ग्रेट एंड आई वेलकमिंग मिस्टर कृष्ण शर्मा जी। नमस्कार सर। और आप, इट्स एन ऑनर फॉर मी, मैं बहुत सालों से म्यूचुअल फंड में हूँ और जब भी आपको सुनता हूँ तो एक मेस्मराइजिंग फीलिंग आती है, अभिभूत करने वाली फीलिंग आती है। मैंने अपने जितने भी साथियों को ये मैसेज फॉरवर्ड किया, उसमें एक लाइन जरूर लिखी कि इनको सुनने से मुझे भी मेस्मराइजिंग फील होता है, जरूर ज्वाइन करिएगा, वो इतने बेहतर स्पीकर हैं। सो मैं आपको उनका परिचय थोड़ा सा कर दूं फिर, ताकि फिर मैं माइक उनको दे सकूं, ताकि जो आज का सब्जेक्ट है भारत एक संपत्ति का खजाना, उस बारे में हम उनसे विचार सुन पाए। और सभी निवेशक जो कि यहाँ पर जुड़ चुके हैं, जितने भी सुनने वाले हैं, लगभग 100 के करीब हम पहुंच रहे हैं। हम सब बतला दें कि ये जो सिनेरियो है, जिस तरह का आज बाजार है, हम दिवाली के बिल्कुल निकट हैं, किस तरह से
हम अगला साल, अगली दिवाली तक और भारत को हम किस तरह संभावनाओं का देश मानते हुए हम इसको कैसे निवेश के आधार पर देखते हैं, इस बारे में आज सर हमसे बात करेंगे। श्री कृष्ण शर्मा सर जो हैं वो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के उपाध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व परीक्षण के हेड हैं। आपका 29 वर्ष का अनुभव है और बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। जटिल अवधारणाओं को सरल और समझने में, आसान भाषा में समझाने में उनकी क्षमता अद्वितीय है। ये तो मैं भी कहूंगा कि इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट जैसे सब्जेक्ट को जितनी सरल भाषा में आप हम सब तक प्रस्तुत कर पाते हैं, मुझे लगता है मैंने आज तक दोबारा ऐसा अनुभव नहीं किया। आपके साथ सर ये EIAP ऑनलाइन इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करना हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है और पुनः विजन फैमिली की तरफ से, भोपाल के सभी साथियों की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं और हमारे साथ मुखातिब हो रहे हैं। पुनः एक बार आपका स्वागत, अभिनंदन, और ये स्टेज अब आपकी। धन्यवाद एचडीएफसी म्यूचुअल फंड फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू अवर टीम टू वेलकम मिस्टर कृष्ण सर। थैंक यू सर, वेलकम सर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, शुक्रिया इस बात के लिए भी कि आपने ये अवसर प्रदान किया है, मैंने नहीं। और यहाँ अपने घर में बैठे हुए मैं भोपाल के हमारे दोस्तों के साथ रूबरू होके अपने सबसे प्रिय विषय इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात कर सकूं, ये अवसर आपने प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। प्रदीप जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये सब्जेक्ट जो हमने आज का रखा है, भारत एक संपत्ति का खजाना, अब ये संपत्ति निर्माण की हम यहाँ पर बात करेंगे। संपत्ति या तो बनाई जाती है या कमाई जाती है। जाहिर है कि संपत्ति कमाने की तो हम बात नहीं करने वाले हैं, पैसे से पैसा बनाने की बात करने वाले हैं। तो पैसे से पैसा बनाने के विषय में जब हम बात करेंगे तो 3 ऐसे आयाम हैं जिन पे हमें विस्तृत चर्चा करनी चाहिए। पहली ये है कि ऐसा क्यों है कि भारत संपत्ति निर्माण में सहायक है या ऐसा वातावरण उत्पन्न कर रहा है जहां हम संपत्ति बना सकते हैं। दूसरा ये है कि संपत्ति घर में बैठे हुए निवेश करके कैसे बन सकती है, मतलब ये बाजार, शेयर बाजार, खासकर इक्विटी बाजार। तो हमें इक्विटी बाजार को समझने की जरूरत है, हमें अर्थव्यवस्था को समझने की जरूरत है, और इन दोनों से कहीं ज्यादा हमें निवेश कैसे करें और क्यों करें इसको समझने की जरूरत है। तो ये 3 आयाम है। इसमें बाजार के बारे में बात करना थोड़ा सा तकनीकी हो सकता है, अर्थव्यवस्था को हम सरलीकृत कर सकते हैं, निवेश कैसे करना चाहिए, निवेश करते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए, निवेश क्यों किया जाना चाहिए, ये बड़ी आसानी से हर व्यक्ति को समझ में आए, इस तरह से बात की जा सकती है। तो तीनों ही चीजों में किस पर ज्यादा जोर दिया जाए, आप मुझे क्या सलाह देंगे? बाजार, निवेश, अर्थव्यवस्था? मुझे ऐसा लगता है सर, अर्थव्यवस्था पे अगर आप बात करेंगे, अर्थव्यवस्था को, क्योंकि बाजार तो हमेशा ही एक डायनेमिक होता है, बिल्कुल ठीक है। उसके बारे में बहुत ज्यादा, तो बाजार, इकोनॉमी, और इकोनॉमी से जुड़ा हुआ फिर निवेश, मुझे लगता है वही हमारे लिए बड़ा। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि बाजार और इकोनॉमी दोनों को ही जो प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल करूंगा वो कवर करता है, लेकिन 1 घंटे के समय में बड़ा मुश्किल है दोनों विषयों पे विस्तार से बात करना। तो कुछ स्लाइड्स ऐसी हैं जो कि मैं स्किप करूंगा क्योंकि वो बाजार के बारे में होगी। पर हाँ, अगर सवाल आते हैं बाजार के बारे में, मैं बहुत खुशी के साथ उन सवालों को ले सकता हूं। दोस्तों, स्वागत, अभिनंदन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कीमती समय निकाल के आप इस दोपहर बाद आप इस वेबिनार में सम्मिलित हुए, इसका आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैं कुछ समय तक तो एक मोनोलॉग करूंगा, आपके सामने एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करूंगा, कुछ स्लाइड्स में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, अपने कुछ विचार प्रस्तुत करूंगा। आपके जो भी सवाल हैं आप हैंड रेज कर सकते हैं, और इस बीच में Q&A करके यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे या चैट बॉक्स आप देख रहे होंगे, वहां पर आप लिख कर भी अपने सवाल बता सकते हैं जो प्रदीप जी के पास पहुंच जाएंगे, और मैं और प्रदीप जी मिलके उन सवालों को लेंगे और विस्तार से उसकी व्याख्या भी करेंगे, और उन सवालों में जो शंकाएं, आशंकाएं या जो जिज्ञासा होगी उसको शांत करने का प्रयास भी करेंगे। तो एक बार फिर प्रदीप जी, आपका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। दोस्तों, अपनी बात शुरू करने से पहले एक बहुत साधारण सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो ये है, मैंने पिछले 15 वर्षों में 2500 से ज्यादा इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं, और इन ज्यादातर प्रोग्राम्स में मैं कुछ सवाल पूछता हूं, और उन सवालों में मैं ये पूछता हूं कि क्या आप धनी बनना चाहते हैं? आश्चर्यजनक रूप से मैं ये पाता हूं कि 100% जितने भी लोग उस व्याख्यान में होते हैं, सभी हाथ खड़ा करते हैं कि वो धनी बनना चाहते हैं। और अगला सवाल मैं पूछता हूं कि अगर आप धनी बनना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए धनी किसे कहते हैं? वहां पर मैं देखता हूं थोड़ी दिक्कत आती है, हम ये बात बता पाने में बहुत मुश्किल अनुभव करते हैं कि धनी किसे कहते हैं। दोस्तों, अगर धन बनाना है
तो धन कैसे बनता है और धनी किसे कहते हैं, ये समझना बहुत मुश्किल है। और दूसरा, जब आप धन बनाना चाहते हैं तो एक लक्ष्य को इंगित करते हैं कि मैं यहाँ पहुंचना चाहता हूँ, वो आपका डेस्टिनेशन है, वो आपका गंतव्य है जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं, और वहां आप पर पहुंचने के लिए आप कहां से शुरू कर रहे हैं वो मालूम होना चाहिए। गूगल मैप से भी जब आप सवाल कहते हैं कि मुझे वहां पहुंचना है, मुझे रास्ता बताओ, तो गूगल आपसे पहला सवाल ये पूछता है कि आपकी लोकेशन कहाँ है, आप कहाँ खड़े हैं। तो अगर आपने कभी इस बात पे चिंतन नहीं किया है कि आप कहाँ खड़े हैं, तो आप लक्ष्य नहीं बना सकते हैं दोस्तों, और इसको बोलते हैं नेटवर्थ। प्रदीप जी, मेरा ये दिल से यकीन है कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जो सबसे बड़ा आंकड़ा, सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है, आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है, वो है आपका नेटवर्थ, और आपको मालूम होना चाहिए। पर दुर्भाग्य से मैंने ये देखा है कि बहुत कम लोग अपना नेटवर्थ जानते हैं। जब तक आप अपना नेटवर्थ नहीं जानेंगे, तब तक आप इस बात को नहीं समझ सकेंगे कि आपके लक्ष्य की पूर्ति कैसे होगी। दोस्तों, आपके जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ नेटवर्थ, और दोस्तों जो आपका नेटवर्थ है वो आपके जीवन का बांध है। मैं एक बड़ी ऐसी बात आपके साथ रखने वाला हूं जो मानव के जीवन की त्रासदी रही है, अब नहीं है, और वो ये है प्रदीप जी, अगर आप इतिहास को खंगालेंगे, आप देखेंगे लाखों लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं जब वर्षा नहीं होती है, जिसको आप दुर्भिक्ष काल कहते हैं, अकाल पड़ता है। दुनिया में इतिहास इस बात का साक्षी है कि कितने ही ऐसे अकाल पड़े हैं जब गांव के गांव खत्म हो गए हैं, शहर उजड़ गए हैं, और बहुत से लाखों लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी कभी प्रकृति आपसे नाराज हो जाती है और 2-3 साल लगातार वर्षा नहीं होती है। किंतु हाल ही के वर्षों में, पिछले 50 वर्षों में, हमने ऐसे दुर्भिक्ष के बारे में नहीं सुना है जहां लाखों लोग मर गए। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि मानव ने एक बात को समझ लिया है, वो है बांध बनाना, नदियों के पानी को रोकना, नदियों के प्रवाह को रोकना। और जब नदी में अतिरिक्त पानी होता है, नदी में जब बाढ़ आ रही होती है, उस पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है एक बांध के द्वारा, और उस बांध की सिंचाई की वजह से हम अकाल का सामना कर सकते हैं। और आपने पिछले कई वर्षों से ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि पानी के अभाव में हमारे किसी प्रांत में या किसी गांव में या किसी शहर में लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, नेटवर्थ यही आपके जीवन का बांध है। सदैव याद रखिएगा, नदी में आज पानी आ रहा है, जरूरी नहीं है कल पानी आएगा। नदी किसी कारण से सूख भी सकती है। उसी तरह आपके जीवन में आपके जो पैसा है वो 2 रूपों में आपके पास होता है। एक आपकी आमदनी, जिसको आप इनकम कहते हैं, और एक आपका नेटवर्थ, जिससे आप बांध कहते हैं। जो पैसा आपके पास आमदनी के रूप में आता है, इस साल मुझे, इस अगले महीने मुझे पगार मिलेगी, अगले महीने मेरे दुकान में इतनी बिक्री होगी, अगले महीने इतने पेशेंट मेरे पास आएंगे, अगले महीने मेरे को इतने क्लाइंट मिलेंगे, ये अगले महीने होने वाली चीजें भविष्य में है। ये आए ना आए, हो न हो। जीवन में, कोविड में आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, कभी भी आपकी आमदनी, जो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, उसमें रुकावट आ सकती है, और जब रुकावट आती है तो आपका नेटवर्क ही आपके काम आता है। और इसी नेटवर्क को बना के, इसी नेटवर्क को ज्यादा मजबूत करके हम धनी बनने का प्रयास करते हैं। तो आज ही इस मीटिंग के बाद अगर आपने नेटवर्क की गणना नहीं की है तो जरूर कीजिएगा। ये आपको आपकी लोकेशन बताएगा, और इस लोकेशन से आपको वहां जाना है जहां आप धनी बन जाएंगे। दोस्तों, धनी बनने की मामूली व्याख्या क्या है कि वहां से पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है। आप पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं, उस काम को आप अपनी इच्छा से कभी भी बंद कर सकते हैं, और आपके सपने, आपकी जरूरतें, आपके परिवार की इच्छाएं फिर भी पूरी होती रहती हैं। मतलब आपको पैसे के लिए नहीं, आनंद के लिए काम करना होता है, पैशन के लिए काम करना होता है। जिस काम में आपको आनंद आता है उस काम को आप करते हैं। महज आप काम इसलिए नहीं करते कि आप पैसा कमा रहे हैं, तभी आप धनी बनते हैं। और ये धन प्राप्त करने के लिए, ये धन बनाने के लिए, इस वक्त निसंकोच में आपसे एक हिंदुस्तानी होने के नाते कहता हूं, ऐसा अवसर मैंने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। आने वाले 2 दशक आपके लिए अप्रतम है, और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री ने भी आने वाले इन 2 दशकों को अमृतकाल कहा है। अमृतकाल किसे कहते हैं? आपके जीवन का वो काल जो आपके जीवन में सर्वाधिक ऐश्वर्य लेके आता है। तो हम ऐश्वर्यवान कैसे बने, इसी बात को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। संपत्ति का निर्माण कैसे होता है? कभी भी संपत्ति का निर्माण अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है। हमेशा एक व्यक्ति को एक दूसरा व्यक्ति चाहिए संपत्ति के निर्माण करने के लिए। आपने पढ़ाई की, आप अपने कॉलेज में प्रथम आए, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए, आपकी कमाई शुरू नहीं होती है जब तक आप नौकरी नहीं करते हैं। जब आप नौकरी करते हैं, सरकार की नौकरी करें या सेठ की नौकरी करें, तो आपकी जो पगार है, आपकी जो आमदनी है, वो आपके सेठ का खर्चा है, आपकी सरकार का खर्चा है। अगर आप पढ़ाई करके डॉक्टर बनते हैं तो आपकी आमदनी नहीं आती है, तब तक नहीं आती है जब क्लिनिक खोलने के बाद आपके पास मरीज नहीं आता है।
मरीज का खर्चा डॉक्टर की आमदनी है। आप वकील बनते हैं, पढ़ाई करके आपकी आमदनी शुरू नहीं होती जब तक आपको क्लाइंट नहीं मिलता है, क्लाइंट केस लेके नहीं आता है, क्लाइंट फीस अदा करता है, फीस उसका खर्चा है और वो आपके वकील की आमदनी है। आपके दुकान खोलने से आपको आमदनी नहीं मिलती है दोस्तों, दुकान में जो बिक्री होती है, जो ग्राहक है, उसका खर्चा आपकी आमदनी है। तो आपने क्या देखा, इस समाज में सदैव याद रखिएगा, आपकी जो आमदनी है वो हमेशा किसी न किसी का खर्चा है। ये इकोनॉमी का डबल एंट्री सिस्टम है। इस सिस्टम को अगर आप समझ गए तो मेरी आने वाली बात आपको समझ में आएगी। मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया का निर्माण हमारा और आपका, हम जो आप इस दुनिया में जो जीवात्माएं हैं, मानव भी अगर इस रूप में आज दुनिया में है, तो कहते हैं इनका ब्रह्मा जी से इनकी इसकी उत्पत्ति हुई है। और हमारे जो इतिहास है, मानव का जो इतिहास है, वो 4 युगों में बांटा गया है, जो कि देवताओं और असुरों का युग था। उसके बाद द्वापर त्रेता युग आया, जो कि राम और रावण वाली कहानी आप सुनते हैं, वो त्रेता युग की है। उसके बाद कौरव और पांडव वाली आप कहानी सुनते हैं, जो द्वापर युग है। उसके बाद कलयुग है, जो आपकी और मेरी कहानी है। खास बात क्या है दोस्तों, इन 4 ही युगों में धन के लिए युद्ध हुआ है। कौरव पांडव के युद्ध के केंद्र में भी हस्तिनापुर का सिंहासन था, वहां पर भी दौलत थी। राम रावण के युद्ध में अगर आपको याद होगा, रावण ने अपने भाई कुबेर को हराकर उसको निकाल कर लंका उससे जीती थी। तो रावण भी दौलत लूटना चाहता था। और देवता और असुरों के संग्राम में भी आप जानते हैं कि देवता के ऊपर असुर हमला क्या करते थे, उनकी दौलत पाने के लिए। और आज भी तो दौलत के लिए लड़ाई होती है दोस्तों। तो पैसा और धन हमेशा मानव के जीवन के केंद्र में रहा है। तो ये जो धन है, ये कैसे बनता है, ये ज्ञान ब्रह्मा जी ने दिया था, और वही मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। खर्च और आमदनी की आपके साथ बात करना चाहता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि हिंदुस्तान एक संपत्ति का खजाना क्यों है और क्यों बनने वाला है। दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि जो असुर है वो अपनी शिकायत लेके ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी से कहा कि हम भी आपके पुत्र हैं और देवता भी आपके पुत्र हैं, दोनों ही मानस पुत्र माने जाते हैं ब्रह्मा जी के। देवता इतने ऐश्वर्यवान क्यों हैं, वो इतने धनी क्यों हैं, हमारे पास धन क्यों नहीं, और अगर हमारे पास धन आता भी है तो हमारे पास धन रहता क्यों नहीं है। और इस बात से हमें बहुत द्वेष होता है, देवताओं से ईर्ष्या होती है, और हमारा हमेशा उनके साथ युद्ध होता है, हम उन पर आक्रमण करते हैं और हम हमेशा झगड़ते रहते हैं। आपने हमें देवताओं जितना ऐश्वर्यवान क्यों नहीं बनाया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरी बात समझाने से तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, एक दिन मैं जरूर इसकी व्याख्या करूंगा कि देवता ज्यादा धनी क्यों है और तुम धनी क्यों नहीं। कुछ दिनों के बाद ब्रह्मा जी देवताओं और असुरों को दोनों को भोजन पर निमंत्रित करते हैं। सुबह का समय होता है, सभी लोग ब्रह्मा जी के निवास स्थान पे पहुंच जाते हैं, उनके घर पर पहुंच जाते हैं और इंतजार कर रहे हैं, रसोई कब पूरी होती है और हम खाने के लिए बैठते हैं। देखते ही देखते दोपहर हो गई, सभी लोगों को तेज भूख लगी है। ब्रह्मा जी सबको निमंत्रित करते हैं, बैठने का स्थान देते हैं, सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाते हैं, उनके सामने खाना परोस दिया जाता है। खाने की महक आ रही है, सुबह से खाने का इंतजार था, तीव्र भूख है और वो तुरंत खाना खाना चाहते हैं, लेकिन वो ब्रह्मा के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। इतने में ब्रह्मदेव उनको निवेदन करते हैं, आप भोजन आरोगिए, लेकिन मेरी एक शर्त है, और शर्त यह है कि जब आप भोजन करेंगे तो भोजन करते वक्त जब आप कौर उठाएंगे तो आपका जो हाथ है, आपकी जो कोहनी है, वो मुड़नी नहीं चाहिए। इस तरह से हम खाना मुंह में लेके आते हैं, ये कोहनी, एल्बो शुड नॉट टर्न। सोचिए दोस्तों, क्या ये संभव है? क्या आप बिना कोहनी मोड़े कभी खाना खा सकते हैं? असंभव, ये संभव ही नहीं। जैसे ही ब्रह्मा इस बात को कहते हैं, असुर नाराज हो जाते हैं, और जब असुर नाराज हो जाते हैं तो ब्रह्मा को भला बुरा कहने लगते हैं कि आपने हमें भोजन के लिए मंत्रित किया है, लेकिन इस तरह की शर्त रख दी कि हम भोजन नहीं कर सकते और हमें भूखा यहाँ से जाना पड़ेगा। आपने हमारा उपहास किया है, आपने हमारा अपमान किया है। इस बात से असुर बहुत नाराज हो जाते हैं और वहां से पग पटकते हुए जाने को तैयार होते हैं। और उसी वक्त कुछ असुर जो कि भूख को सहन नहीं कर पाते हैं, इस शर्त को पूरी करते हैं। और कैसे पूरी करते हैं? अपने हाथों को पीछे ले जाते हैं, मुंह को थाली पे ले जाते हैं और खाना खा लेते हैं जैसे एक पशु खाता है। ब्रह्मा जब उस तरह से खाना खा रहे होते हैं, कुछ असुर उनको रोकते हैं, और दूसरे असुर जो नाराज हैं उनको रोकते हैं और कहते हैं देखो देवता क्या कर रहे हैं। तो वो क्या देखते हैं कि देवताओं ने शर्त को पूरा किया। कैसे किया? हर देवता आमने सामने बैठ गए, एक देवता ने कौर उठाया और बिना कोहनी मोड़े सामने वाले को खिला दिया। फिर सामने वाले ने भोजन का कौर उठाया और पहले वाले को खिला दिया। कोहनी नहीं मुड़ी और उन्होंने भोजन कर लिया और व्यवस्थित तरीके से भोजन किया। ब्रह्मा ने कहा इसीलिए वो ऐश्वर्यवान है, क्योंकि वो आपस में सहयोग करते हैं, आपस में कोऑपरेट करते हैं, आपस में जो कोऑर्डिनेशन के साथ में, कोऑपरेशन के साथ में आदान प्रदान करते हैं। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, अर्थव्यवस्था केवल आदान प्रदान है।
जहां पर एक क्रेता होता है, एक विक्रेता होता है, और दोनों का मिलन बाजार में होता है। बाजार ही अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं। एक का खर्चा दूसरे की आमदनी होती है, और जो व्यक्ति बेच रहा है वो उत्पादन करता है। तो उत्पादन आप कितना करते हैं इस बात पर निर्भर करता है कि इसको खरीदने वाले कितने। फर्नीचर बनाने से आप धनी नहीं बनते हैं, फर्नीचर बनाने के बाद बिकना चाहिए, तब आपके पास में धन आता है। दोस्तों, ये मामूली बात असुरों के समझ में नहीं आई थी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हिंदुस्तान अमीर क्यों नहीं था कुछ दिनों में, अब हिंदुस्तान में धन क्यों बढ़ेगा, ये मैं आपसे बात करूंगा। पर पहले मैं आपको इतिहास याद दिला दूं। 1706 में जब औरंगजेब मरा था, उस वक्त दुनिया में अगर 100 रुपए थे तो 27 रुपए हिंदुस्तान में थे। प्रदीप जी, दुनिया का सबसे धनी देश हिंदुस्तान था, सोने की चिड़िया कहा जाता था इसको। क्या कारण है हिंदुस्तान तब इतना अमीर था, और क्या कारण है हिंदुस्तान गरीब हो गया, और क्या कारण है हिंदुस्तान पुनः अमीर होगा? आइए हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। प्रदीप जी, आपने एक चीज गौर की होगी आपकी नगरी भोपाल नगरी में, कि 1995 के बाद जिस तेजी से आपने भोपाल के लोगों के पास आमदनी को बढ़ते देखा, आपने पहले नहीं देखा होगा। ये सन 2000 के बाद है। 2005 के देखा 2005 के बाद 2005 के बाद यकायक आपने देखा कि 2005 के बाद बेतहाशा लोगों के पास पैसा बढ़ने लगा। इसका कारण क्या था? वो जो ब्रह्मा जी का ज्ञान है, ये हिंदुस्तान के भी समझ में आया और दुनिया के भी समझ में आया। तो हिंदुस्तान ने क्या किया और दुनिया ने क्या किया, जल्दी से मैं बताते चलूं ताकि भारत की संपत्ति का खजाना हमें बात आसानी से समझ में आए। हिंदुस्तान में एक प्रधानमंत्री आए जिनका नाम था नरसिम्हा राव। वो एक ऐसे वक्त में आए थे जब हिंदुस्तान के पास डॉलर्स खत्म हो गए थे और हमें अपने सोना गिरवी रखना पड़ा था हमारे तेल का बिल चुकाने के लिए। बताइए, किसी आजाद राष्ट्र के लिए जो 1947 में 50 साल पहले आजाद हुआ हो, उसकी हालत ये हो जाए कि अपना बिल चुकाने के लिए उसके पास मुद्रा नहीं है, ये कितना ही अपमानजनक और शर्मनाक बात है। इस बात पे हमने विचार किया कि हम स्थिति पर क्यों पहुंचे हैं, और हमें बात समझ में आई कि ब्रह्मा जी वाला काम हम नहीं कर रहे। आप जानते हैं आप क्या करते हैं? प्रदीप जी, आपको आश्चर्य होगा, मेरे पिता ने जब साइकिल खरीदी, अपने जीवन की पहली साइकिल, उसको आरटीओ लेके गए लाइसेंस बनवाने के लिए। उनको रेडियो खरीदने के लिए लाइसेंस लेना पड़ा। मेरा घर, जब मैं बहुत छोटा था, मुझे तो याद नहीं, 2 या 3 साल का रहूंगा, मेरी दादी 1 महीने तक कलेक्टर ऑफिस जाती थी परमिट लेने के लिए ताकि उनको 10 सीमेंट की बोरियां मिल सके। तो लाइसेंस राज की दुनिया थी जहां पर आदान प्रदान बहुत मुश्किल था। हर आदान प्रदान के लिए सरकार से इजाजत लेनी पड़ती थी, लाइसेंस लेना पड़ता था। हर व्यापारी हर चीज का निर्माण नहीं कर सकता था। स्कूटर का निर्माण 1 या 2 व्यापारी ही कर सकते थे। आपको 5 साल तक इंतजार करना पड़ता था। फिर हमने यकायक ये बात समझ में आई और हमने लाइसेंस राज को खत्म कर दिया, जिसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन। और ये जो लिबरलाइजेशन था, इसके बाद में सरकार ने हक दिया कि कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यापार कर सकता है। उसी के बाद एचडीएफसी बैंक बना, अगर आपको याद हो 1994 में। सारे प्राइवेट बैंक उसके बाद में आए, सारे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी उसके बाद में आई, उसके बाद सारी कंपनियां आने लगी और आपके पास इतनी गाड़ियां हो गई कि आप हाथों हाथ बाजार में जाके खरीद सकते हैं। ये आदान प्रदान सुलभ क्यों हुआ? क्योंकि हमने आर्थिक नीतियों को बदला। आर्थिक नीतियों को बदला तब हमारे देश में पैसों का निर्माण होना शुरू हुआ। और उसी वक्त दुनिया में एक दूसरा काम हुआ जिसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। 1995 में दुनिया के 200 देश इकट्ठे हुए, 200 देश इकट्ठे हुए और उन्होंने मिलकर एक संस्था का निर्माण किया जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। और WTO का पर्पस क्या था? WTO का पर्पस था फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार। और WTO के जितने भी मेंबर्स हैं, WTO ने उनको बाध्य किया कि कोई भी देश किसी व्यापारी को किसी देश के साथ आयात निर्यात करने में रोक टोक नहीं लगाए, टैरिफ और कोटा का इस तरह से बेतहाशा इस्तेमाल नहीं करेगा, और व्यापारी को आजादी होगी वो किसी देश में आके किसी देश में जाके वस्तुओं का आयात कर सके और निर्यात कर सके। इस तरह से हमारा हिंदुस्तान के अंदर आदान प्रदान बढ़ा, इस तरह से हमारा दुनिया के साथ आदान प्रदान बढ़ा, और देखिए बेतहाशा हमारे साथ दौलत बनने लगी। लेकिन इस यज्ञ में, ये जो नया यज्ञ दुनिया में शुरू हुआ क्रय विक्रय का, ये जो नया यज्ञ दुनिया में शुरू हुआ बाजारों का, 5 बाजार होते हैं दोस्तों अर्थव्यवस्था को अगर आपको समझना है। इक्विटी बाजार जो ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन की क्षमता या उत्पादन की क्षमता के मालिक कौन है, वो इक्विटी बाजार तय करता है। बॉन्ड बाजार जो अर्थव्यवस्था में ये तय करता है कि मुद्रा का चलन क्या होगा, परिचलन कैसे होगा और मुद्रा की कीमत क्या होगी। तीसरा कमोडिटी बाजार जो ये तय करता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं के दाम क्या होंगे। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज बाजार जिसको कि आप कहते हैं
विदेशी मुद्रा बाजार, जहां पर हम विदेशों के साथ जब आदान प्रदान करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, तो किस तरह से मुद्रा का लेन देन करेंगे, ये तय करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। और आखिरी में होता है बुलियन मार्केट, गोल्ड बाजार, जो ये तय करता है कि गोल्ड जो नैसर्गिक मुद्रा है, जो दुनिया के हर देश को स्वीकार है, उसके साथ क्या हो रहा है। ये पांचों बाजार को जब हम समझते हैं तो अर्थव्यवस्था दोस्तों हमें समझ में आती है। ध्यान से जो हमें बात समझनी है वो क्या है, अर्थव्यवस्था में गति तभी आती है जब लोग ज्यादा आदान प्रदान करते हैं, मतलब ज्यादा सौदा करते हैं। जब सौदे बढ़ रहे होते हैं उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, जब सौदे कम हो रहे होते हैं उसको हम इकोनॉमिक रिसेशन कह रहे होते हैं। तो अब हम किस मोड़ पे हैं मैं आपको बताता हूं दोस्तों, और ध्यान से मेरी बात समझिएगा। पिछले 25 साल, मैं 25 साल की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 1995 में जो WTO आया था उसके बाद से, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा। 1994 में प्रदीप जी क्या हुआ, जब दुनिया में WTO आने से 1 साल पहले की बात आपको बता रहा हूं, जो चीन है उसकी प्रति व्यक्ति आय थी $400 के आसपास, और हिंदुस्तान की प्रति व्यक्ति आय थी $380 के आसपास। दोनों ही इकोनॉमी में कोई खास फर्क नहीं था। और उसके बाद हिंदुस्तान अपनी जड़ें मजबूत करने में लगा रहा, लेकिन चाइना को थोड़ी बात पहले समझ में आ गई। चाइना को ये समझ में आ गया कि मेरा मजदूर सस्ता है, चाइना को समझ में आ गया कि मेरे पास जमीन जायदाद बहुत ज्यादा है, चाइना को ये समझ में आ गया कि मेरे पास आबादी बहुत ज्यादा है, मैं दुनिया के लिए सामान बना सकता हूं, सस्ते में सामान बना सकता हूं और दुनिया को निर्यात करके आमदनी कमा सकता हूं। तो 1995 में जैसे ही WTO ने दुनिया को खोल दिया, मुक्त व्यापार हो गया, चाइना इस यज्ञ में सबसे बड़ी आहुति लेके आया और उसने बहुत जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग पे काम किया, और इतना काम किया प्रदीप जी, वो दुनिया की फैक्ट्री बन गया। और आज चाइना की प्रति व्यक्ति आय $10,000 है और हमारी मात्र $2,000। ये पिछले 25 साल की कहानी। लेकिन अब एक मजेदार घटना घटी है प्रदीप जी, और ये घटना क्या घटी है, इस बात को हमें समझने की जरूरत है दोस्तों, और यहीं से आपको समझ में आएगा कि हिंदुस्तान करवट ले रहा है। चीन से एक गलती हुई और दुनिया ने दूसरी गलती की, और दोनों ही फायदा हिंदुस्तान को मिल रहा है। आपको लग रहा होगा मैं इकोनॉमिक की बात कर रहा हूं या जियोपॉलिटिकल बात कर रहा हूं। दोस्तों इकोनॉमिक्स को पॉलिटिशियंस ही तय करते हैं, इसलिए पॉलिटिक्स समझना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि लगातार चीन आगे बढ़ता चला गया, इसको आप बोलते हैं एशियन टाइगर्स, चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, ये तमाम देश जो हैं निर्यात कर करके धनी बनते गए। और ये निर्यात किसको करते थे, ये निर्यात करते थे एडवांस इकोनॉमीज को। तो अब क्या हो गया दुनिया में, इस मामूली बात को हम समझने की कोशिश करते हैं, और इस बात को समझने के प्रदीप जी, आई विल टेक सपोर्ट ऑफ वन प्रेजेंटेशन। मैं इसको शेयर कर रहा हूं, आप मुझे बताइएगा इज इट विजिबल सर? इज इट विजिबल सर? अभी नहीं शुरू, हाँ अब हो गया शुरू, अब शुरू हो गया। दो चीजें घटी हैं और दोनों ही बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, एक साथ घटी है, और ये हमारे लिए बड़ा ही अद्भुत है इस बात को समझना। ये क्या घटा है, ध्यान से हम देखते हैं, और जब तक हम ये बात समझेंगे तब तक हमें दूसरी तस्वीरें हैं जो कि भी आपको मैं बताऊंगा। कुछ मैं स्लाइड आगे बढ़ा हूं, मैंने आपको बताया वो बाजार के बारे में है, जरूरत हुई समय मिला तो मैं उन तस्वीरों पे भी आपसे बात करूंगा। ध्यान से आप देखिए, 1970 में अगर दुनिया में 100 रुपए थे तो उसमें से 70 रुपए के आसपास अमेरिका के पास था, यूरोप के पास था और जापान के पास में था। ये तीनों सबसे धनी क्षेत्र हैं दुनिया के, और इन्हीं तीनों क्षेत्रों को चीन निर्यात करता है, और इन्हीं देशों को निर्यात करते करते चीन ने इतने धन का निर्माण किया। अब 2021 आते आते क्या हो गया, 2021 आते आते ये देश जिनके पास 70 रुपए की आमदनी हुआ करती थी, इनकी आमदनी अब रह गई है 47 रुपए। मतलब जो गरीब राष्ट्र हैं उनके पास मिलके 53 रुपए की आमदनी है, और धनी राष्ट्रों के पास केवल 47 रुपए की आमदनी है। क्या बात हुई दोस्तों, बात ये हुई कि दुकानदार के पास एक बहुत अमीर ग्राहक था, और दुकानदार उसको बेच के धन कमाता था। अब शनै शनै ये हो गया कि दुकानदार के पास धन ज्यादा हो गया, खरीदने वाले के पास कम हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट फ्रेंड्स? ठीक है, तो ये एक बड़ी खूबसूरत चीज है, और इस बात से इन देशों में नाराजगी हो गई। ये जो देश के नागरिक हैं ये नाराज हो गए, और ये अब ऐसी सरकारों को चुन रहे हैं जो सरकार मुक्त व्यापार पर रोक लगा रही है। इसमें सबसे बड़ा नाम है इंग्लैंड का, जिसने कि यूनियन तोड़ दिया और ब्रेग्जिट से बाहर चला गया, ब्रेग्जिट करके बाहर चला गया। मुझे
आदान प्रदान पे रोक टोक लगानी है, मैं यूनियन का हिस्सा नहीं रहना चाहता, और वो यूरोपियन यूनियन से बाहर आ गया। ब्रेक्जिट, ब्रिटेन एग्जिट, अगर आपको याद हो 2016 में एक घटना घटी थी। और अटलांटिक के उस पार एक दूसरी घटना घटी दोस्तों, एक व्यक्ति आया जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे वोट देंगे और मैं राष्ट्रपति बना तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैक्सिको और अमेरिका के बीच में दीवार बना दूंगा ताकि वहां से मजदूर नहीं आ सके और अमेरिका के लोगों को मजदूरी मिले। आप जानते हैं इसका प्रभाव क्या हुआ। एक बहुत अद्भुत बात प्रदीप जी मैं बताना चाहता हूं, ये बात समझना बहुत जरूरी है, तभी हमें समझ में आएगा दुनिया में क्या हो रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका में इस वक्त रिसेशन का खौफ है, पर ऐसे ही समय अमेरिका में रोजगार बढ़ रहा है, बेरोजगारी कम हो रही है। अब ऐसा कैसे संभव है? जिस भी देश में रिसेशन का खौफ होता है, मंदी का खौफ होता है, वहां बेरोजगारी बढ़ती है, पर अमेरिका में उल्टा हो रहा है। क्यों उल्टा हो रहा है? क्योंकि उन्होंने बाहर से मजदूर आने पे रोक टोक लगा रखी है। आज अभी अगर आप अमेरिका जाएंगे तो आधे रेस्टोरेंट्स में आपको वेटर्स मिलेंगे जो आपको खाना खिलाएंगे, आपको वेटर्स रोबोट्स मिलेंगे, वेटर्स नहीं मिलेंगे जो आपको खाना खिलाएंगे। इतने कम वहां पर मजदूर हैं, तो वहां रोजगार बढ़ रहा है जबकि सामने मंदी है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने मुक्त व्यापार पे थोड़ी सी रोक लगा दी है। और मुक्त व्यापार पर रोक लगाने की वजह से बहुत से इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि अब निर्यात करके आप ज्यादा धन नहीं बना सकते। तो धन कैसे बनेगा? धन स्व उपभोग से बनेगा। और जो स्व उपभोग है, जिसका डोमेस्टिक कंजप्शन कहते हैं, इसमें चीन बहुत पीछे है हिंदुस्तान से। चीन पीछे क्यों है प्रदीप जी? ये दूसरी बात मैं समझाना चाहता हूं। जब तक चीन की ये कमी समझ में नहीं आएगी तब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि हिंदुस्तान के अगले 2 दशक खूबसूरत क्यों है। 15 अगस्त 1971 की एक घटना है, 15 अगस्त की, हमारा आजादी का दिन 1971। चीन ने एक फैसला लिया, और वो फैसला क्या था? चीन में एक ही बच्चा होगा, और वो फैसला पिछले 50 सालों से बरकरार है, लेकिन अब वो बदल गया है। 50 साल आते आते क्या हुआ प्रदीप जी? जिन लोगों ने शादी की थी 1971, 72, 73 में, उनकी उम्र आज 80 साल हो गई है, वो दुनिया से जाने लगे हैं, पर उनके एक ही बच्चा था। और उनके एक बच्चे ने जिस दूसरे लड़के या लड़की से शादी की, वो भी अपने माँ बाप के एक ही बच्चे थे, और उन्होंने शादी 2000 के आसपास की। उनका जो बच्चा है, जो 2020-21 के आसपास हो रहा है, अब शादी कर रहा है, वो भी एक ही बच्चा है। तो जो एक बच्चा इस वक्त 20 साल का है चीन के अंदर, उसके माँ बाप, नाना नानी और दादा दादी, उसके घर में 6 लोग हैं जो बड़े हो गए, और 6 और 7वां बच्चा, 7 लोगों में 4 लोग 80 साल के आसपास हो गए, और ये लोग अब वहां से जीवन को विदा करने का समय आ गया है। तो इस वक्त चीन में मरने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, पैदा होने वालों की कम है। चीन में अचानक से बच्चों की कमी हो गई है। और प्रदीप जी, ये तो आप जानते हैं, सबसे ज्यादा खर्चा तो बच्चे ही करवाते हैं। तो जो डोमेस्टिक कंजप्शन है वो चीन में कम हो रहा है, और चीन एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहा है, तो चीन की जो ग्रोथ रेट है वो कम हो गई है। मैं एक बहुत जबरदस्त बात कहने वाला हूं, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, लोगों अपने मन में जवाब दीजिएगा। आप चाहें तो चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं क्या हो रहा है दुनिया में, बात को थोड़ा समझिएगा। क्योंकि दुनिया के अंदर मुक्त व्यापार पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है। हर देश सेल्फ रिलायंस की बात कर रहा है, हर देश आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है, आदान प्रदान दुनिया में थोड़ा सिमट रहा है। इसमें कोविड ने भी थोड़ा प्रभाव डाला है। इससे दुनिया में जो व्यापार कम होने से आमदनी कम हो रही है, और आमदनी कितनी कम हो रही है मैं तेजी से आपको बताऊंगा, और ध्यान से इस बात को हमें समझने की जरूरत है। लेकिन उस बात की वजह से हो क्या रहा है प्रदीप जी? चीन जो कि 10% से ग्रो करता था पिछले 25 सालों से, जो 9-10% से ग्रो कर रहा था, कोविड के बाद केवल 4% से ग्रो कर रहा है। और हिंदुस्तान जो कि 7-8% से ग्रो कर रहा था, वो 6-7% से ग्रो कर रहा है। नुकसान हिंदुस्तान को 1% का हुआ है, पर नुकसान चीन को 5 से 6% का हुआ है। और जो हमारी प्रतिद्वंदिता है चीन के साथ, उसमें यकायक चीन कमजोर पड़ने लगा है। ये बड़ा ही खूबसूरत परिवर्तन कोविड के बाद में आया है। आज से 100 साल के बाद इतिहासकार जब इतिहास लिखेंगे ना दोस्तों, तो एसीबीसी को आफ्टर क्राइस्ट बिफोर क्राइस्ट नहीं बोलेंगे, एसीबीसी को बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड बोलेंगे। और आफ्टर कोविड के अंदर जो हिंदुस्तान की जो स्थिति है वैश्विक अर्थव्यवस्था में, वो कितनी मजबूत हो रही है, मैं आपके साथ में विस्तार से बात करना चाहता हूँ। ध्यान से इस तस्वीर को हम देखेंगे, और यहां से दोस्तों हमारी कहानी शुरू होती है। अब देखिए, आईएमएफ का ये कहना है कि 2021 में कोविड की रिकवरी के बाद दुनिया जो 6% से ग्रो कर रही थी,
वो 2022 में 3.2% से ग्रो करेगी और 2023 में 2.7% से ग्रो करेगी। तो आप क्या देख रहे हैं, दुनिया की इकोनॉमी में जो ग्रोथ रेट है, जो धन का निर्माण दुनिया में हो रहा है, उसकी गति धीमी हो रही है। इसमें दुनिया की इकोनॉमी में दो तरह की इकोनॉमीज होती है, अभी हमने बात की थी, धनी राष्ट्र और इमर्जिंग इकोनॉमीज। धनी राष्ट्रों में जो गिरावट है वो कहीं ज्यादा है, वो 5.2% से 1.1% के आसपास आ जाएंगे, जबकि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है वो 3.7% से ग्रो करेंगी, जो कि 2 गुना 3 गुना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है एडवांस इकोनॉमी से। अभी अभी मैंने आपसे जिक्र किया था कि दुनिया में इमर्जिंग इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वो दुनिया में एडवांस इकोनॉमी से कहीं ज्यादा है। मजेदार बात अब आप यहां पर आप देखिए, यूएसए अगले 1 साल में 1% से केवल ग्रो करेगा, यूरोप केवल 0.5% से ग्रो करेगा। यूरोप आप समझ लीजिए बर्बाद हो रहा है दोस्तों, खत्म हो रहा है। इसके कारण क्या है, मैं अगर समय मिला आपसे जरूर बात करूंगा। मिडल ईस्ट 3.6% से ग्रो करेगा। इमर्जिंग एंड डेवलपिंग एशिया अगर आप देखें 2023 में बढ़ रहा है, वहां ग्रोथ रेट बढ़ रही है, 4.4% से बढ़ के 4.9% हो रही है। अकेली जगह है दुनिया में जहां ग्रोथ रेट बढ़ रही है, और ये एशिया में केवल हिंदुस्तान है दोस्तों जिसकी ग्रोथ रेट बढ़ रही है। चीन की बहुत कम हो रही है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, प्री कोविड चीन 9% से ग्रो करता था, इंडिया 7% से ग्रो करता था। पोस्ट कोविड इंडिया 6% से ग्रो करेगा, 1% का हमें नुकसान हुआ है। चीन 4% से ग्रो करेगा, 5% का नुकसान चीन को हुआ है। क्यों? क्योंकि चीन निर्यात करके आमदनी कमाता है, हिंदुस्तान थोड़ा निर्यात करता है और ज्यादा स्व उपभोग करता है। तो अगले जो 2 दशक हैं, आईएमएफ ये कहता है हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे तेज गति से बढ़ने वाला राष्ट्र रहेगा, और इसलिए आपको संपत्ति निर्माण का दुनिया में सबसे ज्यादा अवसर प्रदान करेगा। कैसे, ये हम अब विस्तार से बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, किस तरह से हिंदुस्तान में धन बनेगा, कितना बनेगा, यहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं। मौका मिला तो वापस दुनिया की तरफ आऊंगा और दुनिया की बात करूंगा। इसका कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि जब तक आपको यूरोप की कमजोरी समझ में नहीं आएगी तब तक आपको हिंदुस्तान की ताकत समझ में नहीं आएगी। हिंदुस्तान की ताकत समझने के लिए यूरोप की कमजोरी और चीन की कमजोरी को समझना बहुत जरूरी है। तभी वो आपके दिल के अंदर, आपके मन में विश्वास पैदा करेगी, और जब आपके मन में विश्वास आएगा तभी आप अचल नहीं चूकने वाले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनेंगे। तो ये तीनों ही बातें दोस्तों मैं आपके साथ करूंगा। प्रदीप जी, अगर आपको लगता है कि कहीं रुकने की जरूरत है, किसी बात को दोबारा पूछने की जरूरत है, तो हम उस बात को दोबारा कर सकते हैं। ये 15 अगस्त जो हमने इस वक्त मनाया दोस्तों, और इस साल का जो बजट हमने देखा, उस बजट में सरकार ने एक शब्द का इस्तेमाल किया जिसको अमृतकाल आप कहते हैं। अमृतकाल जीवन का वो काल होता है जब आप सर्वाधिक ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। ये जो अमृतकाल है, इसका समय हमारी वित्त मंत्री ने 25 साल का कहा है, 2047। अभी 2047 क्यों? क्योंकि उस दिन 2022 को हम लोग 75 साल पूरे कर रहे थे, और 2047 को हम आजादी के 100 साल पूरा करेंगे। तो इन 100 सालों में जो पिछले 75 साल हैं, प्रदीप जी, इसकी कहानी मैं थोड़ा बताना चाहता हूं। ध्यान से हम इस बात को समझेंगे कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। 75 साल में 3 25 साल होते हैं। पहले 25 साल हिंदुस्तान ने पूरे किए 1947 से 1972, फर्स्ट 25 ईयर्स। दूसरे 25 साल हिंदुस्तान ने पूरे किए 1972 से 1997, 1997, जब लिबरलाइजेशन हुआ और ग्लोबलाइजेशन हुआ। उसके बाद में अगले 25 साल हैं 1997 से 2022। तीनों में ही क्या हुआ, ध्यान से इस चार्ट को देखिए। मेरा कर्सर अगर आप देख पा रहे हो, ये 1947 के आसपास है। 1947 में पूरे हिंदुस्तान की नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल 2 तरह की जीडीपी होती है, एक नॉमिनल एक रियल। यहां मैं नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहा हूं जिसमें महंगाई शामिल होती है। अगर आप ध्यान से देखिए 1947 में, 1947 के अंदर हिंदुस्तान की जो नॉमिनल जीडीपी थी वो थी दोस्तों 3.25 लाख करोड़ रुपए। मैं इसको 3 लाख बोल देता हूं, 3 लाख करोड़ रुपए की हिंदुस्तान की जीडीपी थी 1947 में। हमने पहले 25 साल पूरे किए 1972 में। 1972 में देखिए ये 3 लाख करोड़ की जीडीपी बढ़ के 7 लाख करोड़ हो गई, केवल 7 लाख करोड़, और ग्रोथ थी 3.8%। तो 25 साल में हम कितना बढ़े, 2.25 गुना। अगले 25 साल 1997 में पूरे होते हैं, 1997 में। 1997 के अंदर ये जीडीपी 23 लाख करोड़ के आसपास हो गई। हम कितने बढ़े, 7 लाख करोड़ से 23 लाख करोड़, और ये ग्रोथ कितनी थी, 4.9%।
अब ज्यादा मजेदार बातचीत देखिए, बहुत ही अद्भुत बात है दोस्तों। हमने एक कदम उठाया, नरसिम्हा राव जी ने, मनमोहन जी ने कदम उठाया, जिसको आप बोलते हैं लिबरलाइजेशन, लाइसेंस राज का खत्म करना, इकोनॉमी में आदान प्रदान को बढ़ाना। आदान प्रदान बढ़ने से सौदा बढ़ता है, सौदा बढ़ने से आमदनी बढ़ती है, आमदनी बढ़ने से खर्चे बढ़ते हैं, और खर्चे बढ़ने की वजह से आप देखिए हिंदुस्तान में क्या हुआ। अगले 25 साल 1997 से लेकर 2022 के बीच में हमारी जीडीपी जो 23 लाख करोड़ थी वो बढ़ के 230 लाख करोड़ के आसपास हो गई। 10 गुना जीडीपी बढ़ गई। जो जीडीपी 50 साल में केवल 6 गुना बढ़ी, 50 साल में 6 गुना बढ़ी, वो 25 साल में 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई। और इसीलिए प्रदीप जी, जब मैंने आपसे पूछा कि बेतहाशा पैसा बनते हुए आपने अपनी नगरी में कब देखा, तो आपने कहा 2000-2005 के बाद में मैंने बहुत तेजी से पैसा बनते हुए देखा। ये हमारे सामने है। अब ये पैसा इतना क्यों बना? क्योंकि हमारे खर्चे बढ़ गए। अब हमारे खर्चे बढ़ गए, क्यों बढ़ गए, इसलिए बढ़ गए, कैसे बढ़ गए, यही तो बात हमें समझनी है। मजेदार बात अब सुनिए दोस्तों, इस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा। ये 2026 की तस्वीर है। अभी 3 दिन पहले आईएमएफ ने 2027 का भी डाल दिया। मैं अपडेट उसको नहीं कर पाया हूं, लेकिन 3 दिन पहले ही आईएमएफ की रिपोर्ट आई है, पर मैं उसको पढ़ चुका हूं। आईएमएफ ने अगले 5 साल की घोषणा की है, और आईएमएफ ये कह रहा है कि हिंदुस्तान की नॉमिनल जीडीपी जो इस वक्त 230 लाख करोड़ के आसपास है, ये 2027 खत्म होते होते 450 लाख करोड़ हो जाएगी। 450 लाख करोड़ 230 का डबल होता है। क्या मतलब हुआ? 75 सालों में हमने जितनी जीडीपी बनाई, इसके दुगनी जीडीपी हम अगले 5 साल में बनाएंगे प्रदीप जी। इसलिए मैंने आपसे कहा, भारत संपत्ति का खजाना। कितनी अद्भुत बात है, सोचिए। अगर आप ध्यान से सोचेंगे, मेरी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, आप उपहास उड़ाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो पैसा हमने 75 साल में बनाया, उसका दुगना आप 5 साल में बना देंगे? जी हाँ, ऐसा ही हो रहा है। और एक आकलन ये कहता है कि 2047 तक यहां से जो हिंदुस्तान की जीडीपी है वो 18 गुना बढ़ेगी, 18 टाइम्स। तो पहले 25 साल में बढ़ी 2.25 गुना, दूसरे 25 साल में बढ़ी 3 गुना, तीसरे 25 साल में बढ़ी 10 गुना। अब 25 साल जिसमें हम जी रहे हैं, जिसका आप अमृतकाल कहते हैं, इसमें हिंदुस्तान की जीडीपी बढ़ेगी 18 गुना। प्रदीप जी सोचिए हम किस काल में जी रहे हैं। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझने की जरूरत है। अब इसमें एक मजेदार बात क्या है, इसका रीजन क्या है? इसके बहुत से रीजन है, लेकिन एक हमारा रीजन एक परिवार से निकल के आता है, और ये आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। कोई आपको किसी टीवी बहस में नहीं मिलेगा, अखबार के किसी आर्टिकल में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके परिवार में घट रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परिवार में क्या घट रहा है। 2 चीजें घट रही हैं, ध्यान से आप समझिएगा। प्रदीप जी, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं आपके अनुभव से, आप जितने लोगों को जीवन में जानते हैं, उन लोगों को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। वो जो 30 साल से ज्यादा उम्र के हैं, और दूसरे जो 30 साल से कम उम्र के हैं। ठीक है? धन दौलत, जायदाद, सैलरी, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस किसके पास ज्यादा होगा? जो 30 से ज्यादा है या 30 से कम है? अभी तो सर जिनके पास 30 से ज्यादा है उनके पास। जिनके पास 30 से ज्यादा है, तो धन दौलत, जायदाद, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, सैलरीज उनकी ज्यादा है जिनकी उम्र 30 से ज्यादा है। दूसरा मुझे बताएं, मोबाइल किसका महंगा होगा? 30 साल से कम वाले। कुछ बात समझ में आ रही है सर? बस यही इकोनॉमी का इंजन है। और ये जो लोग हैं 20 से 30 साल वाले, ये दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में। आप मेरा मैसेज समझ रहे हैं? ये 20 से 30 साल वाले जो लोग हैं, उम्र के लोग हैं, ये दुनिया में सबसे ज्यादा कौन से देश में है? हिंदुस्तान में। और ये लोग आमदनी कम होने पर भी खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। मेरी उम्र के जो लोग हैं, ये लोग आमदनी होने पर भी खर्चा कम कर रहे हैं। तो देश में जो इकोनॉमिक दर का विकास है, उसमें योगदान जो युवा है उसका जबरदस्त होता है। और क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा युवा हिंदुस्तान में है, इसलिए हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट सर्वाधिक रहने वाली। रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2, परिवार में क्या हो रहा है। मेरे पिता ने 1960 में काम करना शुरू किया। कतिपय कुछ ऐसे कारण रहे कि मेरे दादा उस वक्त नहीं कमाते थे, और वो घर में सबसे बड़े थे। 7 लोग उन पर निर्भर थे। उनकी पहली सैलरी 85 रुपीज थी 1958 में, and he money ordered 80 rupees out of that to his father. He kept 5 rupees with him to spend in a whole month. जब मैंने 94 में काम करना शुरू किया प्रदीप जी, मेरे पिता काम कर रहे थे, और उन्होंने मुझसे कहा कि आपको 1 पैसा भी घर में भेजने की जरूरत नहीं।
ये मेरी पीढ़ी थी। अभी मेरी एक भतीजी है, वो 2 साल से नोएडा में काम कर रही है, फर्निश्ड एकोमोडेशन में रहती है, अच्छी उसकी सैलरी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हर 3 महीने के बाद पिता से पैसे मंगवाती है। कैन यू सी द चेंज, राइट? व्हाट इज दिस? ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? मैं बहुत विस्तार से बात करूंगा और यहां से आपको हिंदुस्तान की इकोनॉमिक साइकिल समझ में आएगी। तीसरी चीज, हिंदुस्तान में एक ऐसी घटना घटी है दोस्तों जो आपको फक्र होगा कि दुनिया में कहीं नहीं घटी, और वो क्या है? डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी, यूपीआई पेमेंट। आपको जान के दोस्तों आश्चर्य होगा, यूपीआई पेमेंट हिंदुस्तान के अलावा दुनिया में कहीं पर भी अगर हो रहा है तो हिंदुस्तान के सहयोग से ही हो रहा है। ये हमारा आविष्कार है, ये हमने आविष्कार किया है। यूपीआई हिंदुस्तान में क्यों आया है? यूपीआई हिंदुस्तान में इसलिए आया है क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर आधार है। 2 बातें मैं आपसे कहूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है प्रदीप जी। भारत संपत्ति का खजाना, और संपत्ति कैसे बनती है, कहां बनती है, ये हमें समझने की जरूरत है। और आप संपत्ति बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? ब्रह्मा जी की बात को याद रखिएगा, आदान प्रदान। जो जितना आदान प्रदान करता है वो उतना धनी व्यक्ति है। एक गांव है जहां पर 100 लोग रहते हैं और 100 के 100 लोग किचन का सामान खरीदते हैं, रोजाना की रोजमर्रा की जरूरतें खरीदते हैं। वहां पर एक दुकानदार है जो रोजमर्रा की सामान को बेचता है। अब आदान प्रदान करने से एक का खर्चा दूसरे की आमदनी होती है। 100 के 100 घर उस दुकानदार के पास जाके क्रय विक्रय करते हैं। एक परिवार एक दिन में एक क्रय विक्रय करता है, तो 100 लोग दुकान में जाएंगे तो दुकानदार 100 क्रय विक्रय करता है। तो बताइए उस गांव में सर्वाधिक धन किसके पास होगा? जो व्यक्ति सर्वाधिक क्रय विक्रय करता है, जो व्यक्ति सर्वाधिक सौदे करता है, जो व्यक्ति सर्वाधिक एक्सचेंज करता है, वो व्यक्ति समाज में सर्वाधिक धनी होता है। क्योंकि हम धन निर्माण की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आप दुनिया के किसी समाज में चले जाइए, किसी कालखंड में चले जाइए, किसी अर्थव्यवस्था में चले जाइए, इतिहास के किसी कालखंड में चले जाइए, किसी भी दुनिया के हिस्से में चले जाइए, वहां पर जो सबसे सर्वाधिक व्यक्ति होगा वो हमेशा बिजनेसमैन होगा। और इक्विटीज में जब आप निवेश करते हैं, इसी बिजनेस के मालिकाना हक को प्राप्त करते हैं। तो अगर आप धन बनाना चाहते हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि समाज में धन का निर्माण हो रहा है, तो आपको इक्विटी में निवेश करना होगा। ये बात मैं आपसे तब करूंगा जब मैं निवेश के बारे में बात करूंगा। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं हिंदुस्तान में संपत्ति निर्माण क्यों हो रही है। 2 बदलाव प्रदीप जी कोविड के बाद आए हैं, बड़े खूबसूरत बदलाव हैं और मुझे लगता है इसको समझने की जरूरत है। ये बदलाव क्या है? और ये दोनों ही डिजिटल इंडिया की वजह से हुए हैं। मैं दोस्तों हिंदुस्तान में 10 शहरों की खाक छानता हूं 1 महीने के अंदर। सिर्फ कोविड में घर रहा, 20 दिन या 22 दिन घर से बाहर रहता हूं, तो जाहिर है मेरे घर को मेरी पत्नी ही संभालती है। जो रसोई में रोजाना रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं हैं उन्हीं को खरीदनी होती है। मेरी पत्नी डिजिटल नहीं थी कोविड से पहले, तो वो क्या करती थी? हर महीने 30-40 हजार रुपए एटीएम से निकाल के लेके आती थी। और जब वो 40 हजार रुपए एटीएम से निकाल के लेके आती थी घर के खर्चे के लिए, वो ला के पहली तारीख को अपने अलमारी में रख देती थी। अलमारी की दराज में जैसे ही आपने पैसा रखा, वो दफन हो गए। लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है, एक नाम लक्ष्मी का चंचला है। चंचला मतलब जो कि चंचल है, सर्कुलेट होती है, एक स्थान पे नहीं रहती है। अगर लक्ष्मी को आपने एक स्थान पर रख दिया तो वो निर्जीव हो जाती है, वो नया पैसा नई लक्ष्मी को जन्म नहीं दे सकती है। और मेरी पत्नी जैसी बहुत सी महिलाएं हर महीने एक काम करती हैं प्रदीप जी। तो मेरी पत्नी जब 40 हजार रुपए निकाल के लेकर आई और अपनी अलमारी की दराज पर रख दिया, वो पैसा इकोनॉमी से बाहर निकल गया। दैट इज कॉल्ड लीकेजेस फ्रॉम द इकोनॉमी। और वो 40 हजार रुपए दुनिया में, हिंदुस्तान में किसी के काम नहीं आ रहे। वो हिट विकेट है इकोनॉमी के लिए, वो किसी के काम नहीं आ रहे। अब 2 दिन के बाद मेरी वाइफ अलमारी खोलती है, दराज में से 1000 रुपए निकालती है। 1000 रुपए को हवा लगी, बाकी 39 हजार अभी भी अलमारी में बंद है। वो दुकानदार के पास जाती हैं, 1000 रुपए का सामान खरीदती हैं, दुकानदार को 1000 रुपए का पेमेंट करती है। दुकानदार 1000 रुपए लेके उसको गले में रखता है और ताला लगा देता है। वो फिर दफन हो गए, 40 हजार के 40 हजार रुपए फिर दफन हो गए और इकोनॉमी से लीकेजेस है, दुनिया में किसी के काम नहीं आ रहा है। अब प्रदीप जी क्या हो गया? हिंदुस्तान के पास आधार है, हिंदुस्तान ने यूपीआई का आविष्कार किया और हिंदुस्तान डिजिटल हो गया। मैं ये बताते चलूं, ये याद रहना चाहिए, हिंदुस्तान संपत्ति का खजाना। ये क्या याद रहना चाहिए? दुनिया में अगर 100 रुपए का कारोबार होता है तो हिंदुस्तान में 4 रुपए का कारोबार होता है। लेकिन दुनिया में अगर 100 रुपए का डिजिटल कारोबार होता है तो हिंदुस्तान में 40 रुपए का होता है। जितना हिंदुस्तान डिजिटल है, दुनिया में कोई डिजिटल नहीं।
तो डिजिटल होने से क्या होता है, अब हमें इस बात को समझना है। अब मेरी पत्नी कोविड की वजह से डिजिटल हो गई, पत्नी को सामान बेचने वाला वेजिटेबल वेंडर भी डिजिटल हो गया है, वो दुकानदार भी डिजिटल हो गया है। अब मेरी पत्नी 40,000 रुपए एटीएम से नहीं निकालती, वो 40,000 रुपए बैंक के अंदर ही है। पत्नी दुकान के पास जाती है, 1,000 रुपए का सामान खरीदती है, यूपीआई से पेमेंट करती है। प्रदीप जी पैसा कहाँ है, बैंक में। दुकानदार को पेमेंट किया 1,000 रुपया, दुकानदार ने रिसीव किया पेमेंट 1,000 रुपया, प्रदीप जी पैसा कहाँ है, बैंक में। अकाउंट बदला, मेरी वाइफ के अकाउंट से दुकानदार के अकाउंट में चला गया, पर दोनों ही स्थिति में पैसा बैंक में है। और वही बैंक एक मजेदार बात करता है, और मजेदार बात ये करता है कि वो आपको और मेरे को फोन करता है, लोन चाहिए क्या, क्योंकि बैंक के पास पैसा है। प्रदीप जी ये 3 शब्द, लोन चाहिए क्या, यकीन मानिए मेरे पिता को उम्र भर कभी नहीं आया, ये फोन कभी नहीं आया। आपके पास शायद रोजाना होता होगा, एसएमएस तो रोजाना आता ही होगा कि आपके पर्सनल लोन अप्रूव्ड है, आप कभी भी पैसा ले जा सकते हैं। किसी भी दुनिया को आप देख लीजिए, क्रेडिट बहुत बड़ा काम करता है। तो इससे फर्क क्या हुआ, एक दूसरा अद्भुत आपको मैं फर्क बताता हूँ। मैं जब दुकान में सामान खरीदता था तो दुकानदार मुझे मैसेज देता था, आज नकद कल उधार। जब भी दुकानदार के पास सामान खरीदता था, वो गल्ले पे बैठता था, पीछे एक संदेश लिखा है, आज नकद कल उधार। मेरे बेटे ने एक नई बात सिखाई है। मेरा बेटा कहता है, पापा गए वो जमाने जब दुकानदार बोलता था आज नकद कल उधार, अब दुकानदार बोलता है बाय नाउ पे लेटर। एक नया व्यवस्था है पेमेंट करने की। क्या आप कभी सपने में सोच सकते थे कि दुकानदार आपसे बिना पैसे लिए आपको पैसा दे रहा, आपको सामान दे रहा है? वो क्यों दे रहा है? क्योंकि आप डिजिटल हो गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और डिजिटल के फुटप्रिंट होते हैं। फुटप्रिंट होने से आप भाग नहीं सकते। ये 2 ही बातें अपने आप में मुकम्मल है आपको ये बताने के लिए कि हिंदुस्तान में आने वाले समय में 5 साल में इकोनॉमी दुगनी क्यों हो रही है। शायद यही कारण है कि आईएमएफ ने भविष्यवाणी की है कि अगले 5 साल में हिंदुस्तान की जीडीपी दुगनी हो रही है। ध्यान रखिए आपके घरों में क्या हो रहा है, ध्यान रखिए आपके बच्चे कैसे खर्च कर रहे हैं, ध्यान रखिए आपके आसपास के लोग कैसा खर्च कर रहे हैं। और ये जो खर्चा बढ़ रहा है, यही हिंदुस्तान में दौलत का निर्माण कर रहा है। एक आखिरी बात डिजिटल होने से मैं आपको बताता हूं और फिर अगले विषय की तरफ बढ़ता हूं, और वो ये है कि जब आप नकद से पैसा खर्च करते हैं, नकद को आपका मस्तिष्क, आपका जो सहन है, वो धन मानता है। तो जब भी आप बटुए से निकाल के नकद में दुकानदार को पेमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं दिल में और दिमाग में पीड़ा होती है कि आप धन से बिछुड़ रहे हैं, पेन ऑफ सेपरेशन होता है। तो जब आप नकद से खर्चा करते हैं तो आप में एक प्रवृत्ति आती है खर्चे पर नियंत्रण करो, लेकिन जब आप डिजिटल खर्चा करते हैं, कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो दिमाग को ये बात समझ में नहीं आती है, योर माइंड डजंट फील एनी पेन ऑफ सेपरेशन। और जब वो पेन ऑफ सेपरेशन फील नहीं करता है दोस्तों, तो आपका खर्चा बढ़ जाता है। जो भी व्यक्ति कार्ड या डिजिटल पेमेंट इस्तेमाल करता है, उसके खर्चे ज्यादा होते हैं। इसलिए प्रदीप जी आपने कहा कि जिसकी उम्र 30 साल से कम है, उसका मोबाइल महंगा होगा। ये जो 3 बात है, ये टेक्टोनिक शिफ्ट है हमारी इकोनॉमी में। मैंने ये 3 किस्से आपको क्यों सुनाए, इसको बोलते हैं टेक्टोनिक शिफ्ट, आमूल चूल परिवर्तन हमारी इकोनॉमी में हुआ है। एंड दैट इज द रीजन दैट इंडिया's जीडीपी विल बी डबल इन नेक्स्ट 5 years। हिंदुस्तान का धन बनेगा, आपका बनेगा कि नहीं बनेगा वो आप पे निर्भर करता है। आपके साथ 2 घटनाएं घटेगी, या तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा, या लोगों के खर्चे बढ़ने से आपके एसआईपी पे रिटर्न बढ़ जाएगा। आपके पास 2 ही फैसले हैं, आपको ईएमआई बढ़ानी है या एसआईपी बढ़ानी है। और लोगों की जो ईएमआई बढ़ रही है, उससे आपके एसआईपी पे रिटर्न बढ़ रहा है। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। मजेदार बात केवल ये नहीं है, मजेदार बात ये है जो अब मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो ध्यान से हमें समझने की जरूरत है दोस्तों। यहाँ आपको 2 कर्व नजर आ रही हैं। रेड कर्व है हिंदुस्तान की जीडीपी, और आपके पास जो ब्लैक कर्व है यूरोपियन यूनियन की जीडीपी है। मैं यूरोप की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपको यूरोप की तकलीफ समझ में नहीं आएगी, तब तक आपको हिंदुस्तान की शक्ति समझ में नहीं आएगी। मैं आपसे अगले 15, 20, 25 साल की बात कर रहा हूं, पर मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं कि पिछले 15, 20 सालों में क्या हुआ, खासकर पिछले 14 सालों में क्या हुआ। 14 साल क्यों? क्योंकि 14 साल पहले घटना घटी थी दुनिया में, जिसको आप बोलते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जो कि अमेरिका में आया था। बहुत सी संस्थाएं अमेरिका में धाराशायी हो गई थी, और उसके बाद यूरोप एक बड़ी भारी संकट से गुजरा था। यूरोप में जो संकट 2008 में शुरू हुआ था, वो संकट अभी भी खत्म नहीं हुआ है। शायद आपको याद होगा, 8 से 10 साल पहले आप ग्रीस के डिफॉल्ट करने की खबरें सुन रहे थे, आप आयरलैंड, स्पेन, पोर्चुगल के डिफॉल्ट करने की खबरें सुन रहे थे। इनको पिग्स कंट्री कहा सकता है,
फिक्स कंट्री की तकलीफों के बारे में आपने जरूर अखबार में सुना होगा या अखबार में पढ़ा होगा या टीवी में सुना होगा। इसलिए मैं आपको 2008 की कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए, मैं कर्सर लेके गया हूँ। यूरोप में 27 देश हैं जिन्होंने मिलकर यूरोपियन यूनियन बनाया। ये 27 के 27 देश इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होकर एक साथ आए हैं और अपनी एक मुद्रा बनाई है जिसको आप यूरो कहते हैं। यूरोप ने हम पर राज किया है, इंग्लैंड ने पूरे हिंदुस्तान पर राज किया है, पोर्चुगीज ने दादरा नगर हवेली और गोवा में राज किया है, फ्रांस ने पौंडीचेरी में राज किया है, उसके पहले पौंडीचेरी में नीदरलैंड्स ने राज किया है। तो 4 यूरोपियन राष्ट्रों ने हिंदुस्तान पर राज किया है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हम उनके गुलाम थे, वो हम पर राज करते थे। मैं उस यूरोप की बात कर रहा हूँ। इस यूरोप के 27 देशों की जो जीडीपी है प्रदीप जी, 2008 में 16,200 थी। 2008 में 27 देशों की जीडीपी कितनी थी? 16,800। हिंदुस्तान की कितनी थी? 1200। एक देश, हिंदुस्तान की जीडीपी है 1200, 2008 में 1200 बिलियन डॉलर। 1200 बिलियन डॉलर हिंदुस्तान की जीडीपी थी 2008 में, और 16,200 बिलियन डॉलर थी यूरोप की जीडीपी। आज 2022 में क्या हो रहा है? 2022 में यूरोप की जीडीपी हो गई है 17,000। मात्र 790 करोड़ रुपए का एडिशनल ग्रोथ। कितना ग्रोथ हुआ? 790 करोड़ रुपए का। हिंदुस्तान की जीडीपी जो 1200 बिलियन डॉलर्स थी, वो बढ़ के 3,200 बिलियन डॉलर्स हो गई। हिंदुस्तान की जीडीपी 2,000 बिलियन डॉलर से बढ़ी। कुछ बात समझ में आई दोस्तों? 27 देश ने मिलकर 14 साल में कितना पैसा निर्माण किया? 800 बिलियन डॉलर। और अकेला हिंदुस्तान जो उनका गुलाम हुआ करता था, वहां कितना जीडीपी बढ़ा? 2,000 बिलियन डॉलर। ये पिछले 14 साल की कहानी आपको बता रहा हूं। पिछले 14 साल अगर हिंदुस्तान ने इतना अच्छा किया है, जब हिंदुस्तान डिजिटल नहीं था, जब हिंदुस्तान में ग्लोबलाइजेशन की जो मार दुनिया में नहीं थी, दुनिया जब अच्छा कर रही थी, तब अगर यूरोप इतना खराब करता है, तो अब जब आईएमएफ कह रहा है कि दुनिया अच्छा नहीं करेगी, दुनिया में महंगाई बहुत ज्यादा है, यूरोप की ग्रोथ रेट खत्म हो रही है, ग्लोबलाइजेशन पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है, आपस में वैमनस्य बढ़ रहा है, परस्पर सहयोग कम हो रहा है, और हिंदुस्तान पोस्ट कोविड के बाद डिजिटल हो गया है, तो सोचिए हिंदुस्तान की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी हो जाएगी और यूरोप की जितनी खराब हो जाएगी। और एक बात याद रखिएगा, जितना यूरोप का परफॉर्मेंस खराब होता जाएगा, वहां के व्यापारी का उतना निवेश हिंदुस्तान में बढ़ता जाएगा, और हिंदुस्तान में जितना वहां का निवेश बढ़ता जाएगा, उतना हिंदुस्तान की पूंजी बढ़ती जाएगी, और वो वहां से आती हुई पूंजी हिंदुस्तान को और ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट प्रदान करेगी। और ये हमें सबसे बड़ी बात जो हमें समझने की दोस्तों जरूरत है। मैं जो आपको संदेश देना चाहता हूँ वो सिर्फ एक मामूली सा संदेश है, और जिस संदेश के साथ हम इस बात को बहुत आसानी से दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे वो ये है कि दुनिया में जब मंदी आती है, अमेरिका में जब मंदी आती है, तो क्या होता है? जब भी दुनिया और अमेरिका में मंदी आएगी या यूरोप में मंदी आएगी, वहां से पैसा हमारे पास ज्यादा आएगा, क्योंकि वो मुक्त व्यापार कैपिटल कन्वर्टिबल कंट्रीज हैं। कैपिटल कन्वर्टिबल कंट्रीज होने का मतलब ये है कि वहां के व्यापारी को छूट है, जितना मर्जी पैसा वो हिंदुस्तान में लाकर निवेश कर सकता है। हम केवल रोक लगाते हैं कि हम उनसे कितना पैसा लेंगे। सरकार रोक लगाती है, जितना मर्जी नहीं आने देती है, खासकर बॉन्ड्स में, क्योंकि हम कैपिटल कन्वर्टिबल नहीं है। लेकिन जैसे ही वहां के व्यापारी को मालूम चलेगा यूरोप अच्छा नहीं कर रहा है, यूएस अच्छा नहीं कर रहा है, तो वो ज्यादा पैसे लेके हिंदुस्तान में आएगा। तो हिंदुस्तान को कैपिटल मिलता है, सस्ता कैपिटल मिलता है। इसलिए अमेरिका यूरोप की मंदी हमें लाभ पहुंचाती है। टीवी भले ही आपको कुछ भी बोले, बाजार कुछ भी करे, ये हिंदुस्तान के हक में है। अगर वहां पर मंदी आती है, वहां पर मंदी आती है, तो व्यापार ठप होता है। व्यापार ठप होने से आपके पास नई टेक्नोलॉजी आसानी से आ जाती है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी उनको वहां पर रिवॉर्ड नहीं दे पाती है, हिंदुस्तान में रिवॉर्ड देती है। जब यूरोप में मंदी होती है, अमेरिका में मंदी होती है, तो तेल सस्ता होता है दोस्तों, और तेल हिंदुस्तान के पास नहीं है, हमें आयात ही करना पड़ता है। और जब तेल सस्ता होता है तो हिंदुस्तान को लाभ होता है। और चौथा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जब दुनिया में मंदी होती है तो लोगों को बॉन्ड पे रिटर्न नहीं मिलता है, लोगों को इक्विटी पे रिटर्न नहीं मिलता है, वो सोना खरीदने की कोशिश करते हैं। और जब वो सोना खरीदते हैं तो सोना बहुत महंगा हो जाता है, और जब सोना बहुत महंगा हो जाता है ना दोस्तों, तो हिंदुस्तानी कम खरीदते हैं, और जब हिंदुस्तानी कम खरीदते हैं तो विदेशी मुद्रा बचती है और वो डॉलर को कमजोर करती है। तो कमजोर होता हुआ डॉलर इस वक्त हिंदुस्तान परेशानी में क्यों है? क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है। कमजोर होता हुआ डॉलर, अमेरिका में रिसेशन, यूरोप में रिसेशन हमेशा हिंदुस्तान को लाभ पहुंचाता है। इतिहास हमें इस बात की गवाही देता है।
आखिरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगेन मैंने आपसे कहा कि मैं परिवार की बात करूंगा और वहीं से आपसे बात करूंगा। मेरी बात को ध्यान से आप समझिएगा। जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, दुनिया के जो 10 सबसे पहले देश है, सबसे बड़े देश है, हिंदुस्तान का उसमें 5वां नंबर है। हिंदुस्तान का 5वां नंबर है। पहला अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा जापान, चौथा जर्मनी और 5वां हिंदुस्तान। बहुत शीघ्र 2027 में हिंदुस्तान जापान और जर्मनी से आगे निकल के तीसरे नंबर पे जाने वाला है। इस साल हम इंग्लैंड से आगे निकले हैं, आपने अखबारों में पढ़ा होगा। ये बहुत जल्द होने वाला है दोस्तों। तो ये जो हिंदुस्तान जो 5वां राष्ट्र है, उसके बाद में कौन है? इंग्लैंड है, फ्रांस है, इटली है, रशिया है और ब्राजील है। ये 10 देश हैं दुनिया के सबसे बड़े देश। इन 10 देशों में केवल एक चीज है जो हिंदुस्तान में हो रही है, वो कहीं नहीं हो रही है। और ये क्या है? मेरी फैमिली से आपको मैं बताता हूँ। 1958-60 में मेरे घर में एक व्यक्ति काम करता था, 7 लोग निर्भर थे। 1995 में मेरे घर में 5 लोग थे, 2 लोग काम करते थे। सन 2000 में मेरे घर में 6 लोग थे, 3 लोग काम करते थे। आप देख रहे हैं ना क्या हो रहा है? काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, डिपेंडेंट लोगों की संख्या कम हो रही है। फिर मेरे माता पिता का देहांत हो गया, परिवार छोटा हो गया। मेरे परिवार में 4 लोग हैं, बड़ा बेटा काम करने लगा है, 4 में से 3 काम कर रहे हैं। एक समय ऐसा था जब 7 में से 1 काम करता था, अब 4 में से 3 काम करते हैं और 3-4 साल में चारों के चारों काम करेंगे। दिस इज कॉल्ड राइज इन वर्किंग पॉपुलेशन। और दुनिया के जो 10 सबसे बड़े देश है ना दोस्तों, ये केवल हिंदुस्तान में हो रहा है। केवल हिंदुस्तान ऐसा ऐसा देश है बड़े देशों में जहां काम करने वाले लोग बढ़ रहे हैं। बाकी 9 के 9 देशों में काम नहीं करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, इंक्लूडिंग चाइना। और चाइना में हार्ड लैंडिंग है। हार्ड लैंडिंग होने की वजह से वो देश इस वक्त दिग्भ्रमित है और उस देश ने हिंदुस्तान को अगले 5-10 साल का मौका दिया है। आईएमएफ के रिपोर्ट्स पढ़िए, वी हैव बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन इन द वर्ल्ड। और आईएमएफ ये कहता है कि अगले 5 साल में हिंदुस्तान की जीडीपी दुगनी हो रही है और इसलिए हिंदुस्तान संपत्ति निर्माण का खजाना है। ये तय है कि हिंदुस्तान में पैसा बनेगा। आपको ये चिंता नहीं करनी है कि हिंदुस्तान में पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। दोस्तों, आपको ये चिंता करनी है कि क्या आपने अपनी समुचित वित्तीय नियोजन किया है, क्या आपने आवश्यक सुनिश्चित प्लानिंग की है, क्या आपने सही बचत करते हुए इस बात का इंतजाम किया है कि आपको पैसा कैसे निवेश करना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान में पैसा बनेगा ये तो तय है, आपका बनेगा कि नहीं बनेगा ये आपको तय करना है। इसके साथ ही मैं अपनी बात को यहाँ रोकता हूँ। पंडित जी, अगर सवाल है तो उनके लिए मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। अमेजिंग सर, अमेजिंग। मतलब मुझे जितने भी लोग यहाँ पर, कुछ लोग लिख रहे हैं सर, क्यूएनए में भी लिख रहे हैं, और हम सबको भारतीय होने पर अचानक गर्व होने लगा है सर। और कहीं न कहीं एक प्राउड फीलिंग होने लगी है कि हमारा भविष्य बड़ा ही उज्ज्वल एवं स्वर्णिम होने वाला है। अब हमें यस बस यस, ये डिसाइड करना है, अब हमें डिसाइड यही करना है, जैसा आपने कहा कि हम ईएमआई और एसआईपी में किस तरह से कोरिलेट करें और किस तरह से इस इकोनॉमी को हम आगे बढ़ा पाएँ और किस तरह से हम इस बढ़ती हुई इकोनॉमी में अपनी सहभागिता और हम स्वयं अमीर बन पाएँ। क्योंकि राइट। मुझे हमेशा ऐसा भी लगता है कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में कुछ लोग तो अमीर बनते चले जाते हैं, ये आप भी मानेंगे। तो हमको, आपका इस बारे में क्या विचार है कि जब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को हम अडॉप्ट कर लेते हैं तो हम किस तरह से कुछ लोग तो अमीर देखिए, बनते हैं। एक बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रदीप जी। ये दुविधा दुनिया में हमेशा रहेगी। ये सवाल ब्रह्मा जी के पास भी असुर लेके गए थे कि वो धनी है, हम क्यों नहीं। ठीक है ना। और ब्रह्मा जी ने समझा दिया कि आप धनी है नहीं है, आप पर ही निर्भर करता है। दुनिया में इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब सरकार ने कोशिश करी है कि सभी धनी बने, तो कोई धनी नहीं बनता है। उसमें मुश्किल ये हो जाती है ना। तो हमें हमें और इस चीज की चिंता ज्यादा नहीं करनी चाहिए, बल्कि कोलैबोरेशन में प्रतिभागिता बनाए रखनी चाहिए। बनाए रखिए बस। आप ये है कि आप थोड़ा समझें और स्वयं को प्रस्तुत करें उस यज्ञ के अंदर, बहुत जरूरी है। मैं एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूं प्रदीप जी। ये धार्मिक, मैं अगर आपसे कहूंगा ना, ये बात आपको समझ में नहीं आएगी कि ये धार्मिक है, आर्थिक है कि सामाजिक है। आप देखिए हिंदुस्तान में अर्थ को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। क्योंकि हिंदुस्तान में एक बात कही गई है कि मानव जीवन का पर्पस क्या है, हम क्यों हैं दुनिया में। तो इसके लिए कहा जाता है हम दुनिया में 4 काम करने के लिए हैं। वो है धर्म का पालन करते हुए कर्म करें, कर्म करके अर्थ का अर्जन करें और मोक्ष को प्राप्त करें। धर्म, कर्म, अर्थ, मोक्ष, ये 4 हमें काम दिए गए हैं, ये हमें करना ही। तो इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, अर्थ, पैसा कमाना हिंदुस्तान में इंपॉर्टेंट माना गया है, आपका पुरुषार्थ माना गया, इसको पुरुषार्थ कहते हैं। और जो व्यक्ति अर्थ नहीं कमाता है वो मोक्ष को प्राप्त नहीं करता।
कितना इंटरेस्टिंग बात है बताइए, अगर वो गृहस्थ है तो, ठीक है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। और इसकी इंपॉर्टेंस के लिए क्या बताया आप देखिए प्रदीप जी, कि आप जब ईश्वर के दर्शन करने के लिए भी जाते हैं ना, वहां भी एक्सचेंज की व्यवस्था है। भले ही ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उससे आप याचक के रूप में मिलते हैं, तब भी आप पहले नैवेद्य लेके जाते हैं, फिर प्रसाद मिलता है। बिना नैवेद्य आपको प्रसाद नहीं मिलता है। इतना इंपॉर्टेंस दिया गया एक्सचेंज को, राइट। तो ये एक्सचेंज समझना, इकोनॉमी को समझना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ही अद्भुत। तीसरी चीज, नीदरलैंड्स का, मैं मेरे लिए सबसे सम्मानित राष्ट्र दुनिया में कोई नीदरलैंड्स है। हॉलैंड में 1602 में दुनिया को बताया कि आपको धनी बनने के लिए व्यापार करने की जरूरत नहीं है, आप धनी बनने के लिए व्यापारी के सहयोगी बन जाइए, इक्विटी शेयर खरीद लीजिए। उन्होंने पहली बार इक्विटी शेयर नाम की चीज पैदा की दुनिया में। तो आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं प्रदीप जी, कि आपको मुकेश अंबानी अडानी बनने की जरूरत नहीं है, आप उनके साथी बन सकते हैं। और जब उनके साथी बनते हैं तो उसमें लाभ क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपको कहता हूं। मेरे लिए राम भी ईश्वर है, मेरे लिए कृष्ण भी ईश्वर है। दोनों के ही मैं अर्चना करता हूं, पूजा करता हूं। दोनों ही मेरे ठाकुर जी सुमार मेरे पूजा स्थल में विद्यमान है। लेकिन वो मानव रूप में दुनिया में आए, और जब वो मानव रूप में दुनिया में आए तो उन्होंने हमें सीख दी। तो हमें सीख क्या दी? राम ने हमें अटैचमेंट सिखाया, हर एक की आज्ञा का पालन करना, मर्यादा में रहना, परिवार का ध्यान रखना, उनके लिए त्याग करना। उन्होंने अटैचमेंट सिखाया। कृष्ण ने डिटैचमेंट सिखाया। कृष्ण ने ये बताया कि जीवन में जो प्रिंसिपल्स हैं वो सर्वोपरि हैं, उनको प्राप्त करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए जीवन में जो भी चीजें आपको मिलती है वो टेम्पररी हैं, और एक दिन जो भी चीज आपने हासिल की आपके हाथ से छूट जाएगी। तो जिस माँ ने पैदा किया उन्होंने उसका लालन पालन नहीं किया, जिससे उन्होंने प्रेम किया उससे उन्होंने विवाह नहीं किया, जिस नगरी को जीता वहां के राजा नहीं बने, उन्होंने नई नगरी द्वारका में बनाई। तो कृष्ण हमें डिटैचमेंट सिखाते हैं। तो जब आप व्यापार करते हैं ना प्रदीप जी, तो आप राम हैं, क्योंकि आप अपने व्यापार से जुड़ जाते हैं। जैसे नारायण मूर्ति इन्फोसिस से जुड़ गए, टाटा टीसीएस से जुड़ गए, लेकिन इन्वेस्टर कृष्ण होता है। अगर इन्फोसिस अच्छा नहीं करेगा मैं टीसीएस ले लूंगा, टीसीएस अच्छा नहीं करेगा मैं एचसीएल टेक ले लूंगा, एचसीएल टेक अच्छा नहीं करेगा मैं एलएनटी ले लूंगा। आप देख रहे हैं दैट्स अमेजिंग सर। ठीक है। और जीवन में आनंद जो कृष्ण ने भोगा वो राम ने नहीं भोगा। आप देख सकते हैं उनके जीवन से, आप सीख सकते हैं। तो इन्वेस्टर, मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टर बन के धन बनाना सबसे आसान। जिसको ये लगता है कि मैं धन बनाने में पिछड़ रहा हूं, वो इन्वेस्टिंग कर सकता है। धन या तो कमाया जाता है या बनाया जाता है। कमाने के लिए आपको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, हिंसा करनी पड़ती है, उसमें हिंसा है। आप अच्छे खिलाड़ी बनेंगे, दूसरे खिलाड़ी को हराना पड़ता है। आप अच्छे नेता बनेंगे, दूसरे नेता को हराना पड़ता है। आप अच्छे दुकानदार बनेंगे, दूसरे दुकानदार को हराना पड़ता है। पर जब आप निवेशक बनते हैं, आपको किसी को भी हराना नहीं पड़ता है, आप किसी से भी प्रतिस्पर्धा नहीं करते, उसमें बिल्कुल भी हिंसा नहीं। और हर कोई इन्वेस्टर बन सकता है, हर कोई आईएएस नहीं बन सकता, हर कोई व्यापारी नहीं बन सकता, हर कोई नेता नहीं बन सकता, हर कोई एक्टर नहीं बन सकता, पर हर कोई इन्वेस्टर बन सकता। कितना लोकतांत्रिक है, सोचिए आप। अद्भुत सर, अद्भुत। मैं इसमें दो सवाल और भी आए हैं। आरजी द्विवेदी साहब ने मुझसे पूछा है कि करंट इन्फ्लेशन, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड फॉलिंग रूपी वैल्यू इज अ चैलेंज। आपका क्या कमेंट है? हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं मानव जीवन एक अद्भुत चीज है। मानव के जीवन में लक्ष्य होते हैं, और जिन लक्ष्यों का बेंचमार्क होता है प्रदीप जी, क्या मतलब हुआ, बहुत ध्यान से इस बात को समझते हैं। मुझे जीवन में अपने आसपास कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता है जो इस बात के लिए ईर्ष्या करता है कि अंबानी के पास, बिरलास के पास इतनी दौलत है। कोई नहीं करता है। लेकिन मुझे ऐसे बहुत से लोग मिले हैं जो पड़ोसी की दौलत से ईर्ष्या करते हैं। हमें क्या बात समझ में आई? हम सापेक्ष जीवन जीते हैं, निरपेक्ष नहीं जीते हैं। क्योंकि मुकेश अंबानी मेरे को दिखते नहीं है, मेरे पड़ोस में नहीं रहते हैं, मैं उनको जानता नहीं हूं, उनसे संपर्क नहीं है, तो उनकी कामयाबी को मैं एक इंस्पिरेशन के रूप में लेता हूं। लेकिन पड़ोसी की कामयाबी को मैं चुनौती के रूप में लेता हूं, और अपने आप को उनके विष से विष रखता हूं। आपको मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? जीवन में अगर आप ये कहेंगे कि मेरे पास जूते नहीं हैं, तो आप सुखी कैसे रहते हैं जब आप ये देखते हैं कि एक व्यक्ति है जिसका कि पैर ठीक नहीं है। ठीक है, रिलेटिव सेंस के अंदर। तो इस वक्त अगर आप महंगाई की चिंता कर रहे हैं, तो थोड़ा दुनिया के देशों में देख लीजिए कितनी महंगाई है। अमेरिका में इतनी महंगाई है जो 40 साल की सर्वाधिक है। यूरोप में इतनी महंगाई है जो 50 साल की सर्वाधिक है। और हिंदुस्तान की जो महंगाई है वो लक्ष्य से केवल 1% ऊपर है। और अमेरिका की जो महंगाई है वो लक्ष्य से 6% ऊपर है।
तो आपको बात समझ में आएगी कि हिंदुस्तान की स्थिति बहुत ही बेहतर है। दूसरा बात, रुपया कमजोर हो रहा है। रुपया कमजोर इसलिए हो रहा है क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा थोड़ा सा आप एक होमवर्क करें, और होमवर्क ये करें कि येन डॉलर के सामने कितना कमजोर हुआ, पौंड डॉलर के सामने कितना कमजोर हुआ, यूरो डॉलर के सामने कितना कमजोर हुआ, रियाल डॉलर के सामने कितना कमजोर हुआ, क्रोन डॉलर के सामने कितना कमजोर हुआ। अगर आप ये देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि हिंदुस्तान का रुपया उनके मुकाबले बहुत कम कमजोर हुआ है, एंड दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, राइट। तो जो इकोनॉमी है वो रिलेटिविटी में रहती है। हमने खराब किया है अगर आप एब्सोल्यूट देखेंगे, लेकिन अगर आप पूरी दुनिया को देखेंगे तो हमने सबसे अच्छा किया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है देखने के। और जब आप दुनिया में सबसे अच्छा करते हैं तो न्यू नॉर्मल बन जाता है। पहले जब आप अच्छा कर रहे थे दुनिया में सबसे अच्छे नहीं थे, अब आप थोड़ा सा पहले से कम अच्छा कर रहे हैं, पर अब आप दुनिया में सबसे अच्छा कर रहे हैं, इसलिए आपका आने वाला समय बेहतर है। इसको इस रूप में देखा जाएगा। बहुत शानदार सर। 2024 के आम चुनाव का सकल घरेलू उत्पाद पे क्या प्रभाव पड़ेगा? एक सवाल ये भी है। मैंने, अगर आपने बहुत ध्यान से देखा होगा, अपनी पूरी परिचर्चा में कहीं पर भी आपसे ये बात नहीं की कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। मैंने केवल ये बात की मेरे परिवार में क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए, अगर आपकी पसंदीदा पार्टी आ जाती है और आपको लगता है वो पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो आपकी जीडीपी जो 5 साल में दुगना हो रही है वो 4 साल में हो जाएगी। और अगर खराब पार्टी आती है तो जीडीपी आपकी 4 साल में दुगना होनी चाहिए, वो 6 साल में हो जाएगी। होगी जरूर, एक आध साल का इधर उधर फर्क पड़ता है, बाकी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, प्रदीप जी, ज्यादा ईमानदारी से, आज जितने भी उद्योगपति, जितने भी व्यापारी हैं जो कि वर्तमान सरकार के जबरदस्त सहयोगी हैं और सहयोग करते हैं और करना भी चाहिए, मुझे बताइए, कभी आपने जीवन में किसी व्यापारी उद्योगपति को देखा है जो सरकार बदलने की वजह से अपनी दुकान बंद कर देता है कि अब दुकान नहीं चल सकती? कभी देखा आपने? कभी नहीं देखा होगा। उस व्यापारी से सीखिए, वो कोई भी सरकार हो, उसके दुकानदार उतनी ही मुनाफे में चलती है, वो तय कर लेता है। बहुत ही शानदार। दूसरा एक और लास्ट सवाल सर मैं आपसे और पूछूंगा, इन विच सेक्टर ग्रोथ रेट विल बी फास्टर देन बेंचमार्क इंडाइसेस? सर, सेक्टर्स तो देखिए 2 तरह के सेक्टर्स हैं। एक सेक्टर्स है जो कि फास्टर ग्रोथ है, वो इंडिया से बाहर है, और वो इंडिया में अभी इतने आए भी नहीं है, जिनको आप बोलते हैं रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, जेनेटिक्स, सोलर रूफिंग, ये इत्यादि इत्यादि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दुनिया के फास्टर ग्रोइंग सेक्टर्स हैं। पर वो अभी लिस्टेड कंपनियां हिंदुस्तान में नहीं। और हिंदुस्तान में जो लिस्टेड कंपनियां हैं, ध्यान से हम इस बात को समझते हैं, हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है कि 8% होनी चाहिए, जो कि 4% के आसपास कोविड से पहले चली गई थी और अब 6% के आसपास आई। इसमें जो सेक्टर्स पीछे रह गए थे वही अब काम कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए अच्छा होगा। तो ये सेक्टर्स कौन से हैं? ये सेक्टर्स हैं बैंकिंग, ये सेक्टर्स है कैपिटल गुड, ये सेक्टर है फाइनेंसिंग, ये जो सेक्टर्स हैं इंडस्ट्रियल्स, ये जो सेक्टर्स हैं, ये सेक्टर्स आने वाले कुछ सालों में काफी अच्छा करते हुए दिखेंगे। और जो दूसरे सेक्टर्स हैं फार्मा और आईटी और एफएमसीजी, ये पहले भी अच्छा कर रहे थे, अब भी अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करते रहेंगे, क्योंकि ये साइक्लिकल नहीं होते। जो पहले मैंने सेक्टर्स की बात की वो साइक्लिकल थे, उन्होंने 6-7 साल से अच्छा नहीं किया था, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि अगले 3-4 साल वो सेक्टर्स अच्छा करते रहेंगे। लेकिन एक बात मैं करबद्ध प्रार्थना प्रदीप जी आपसे करूंगा कि सेक्टर्स कौन सा अच्छा करेगा ये चिंता आप फंड मैनेजर पे छोड़ दीजिए। आप तो ये चिंता करें कि आप ईएमआई के चक्कर में ना पड़े और एसआईपी का धन बढ़ाते रहें, वो आपकी चिंता होनी चाहिए। अच्छा, ईएमआई का एसआईपी से बड़ा कोरिलेशन है, ये हम लोगों को बतलाते हैं। हाँ, जितनी अगर बहुत ज्यादा ईएमआई बढ़ रही है तो उतना ही आपके एसआईपी में रिटर्न बढ़ेगा, ये तय है। हमारे देश में अगर ईएमआई वालों की संख्या बढ़ रही है, लोन लेने वालों की संख्या बढ़ रही है, तो हमारी एसआईपी रिटर्न बढ़ते जाएंगे, ऐसा मैंने सीखा और ज्यादा रिटर्न बढ़ेगा, क्योंकि ईएमआई से खर्चा बढ़ता है और खर्चा ही तो व्यापारी की आमदनी है, उनकी आमदनी से ही प्रॉफिट बढ़ता है और वो प्रॉफिट बाजार में आपको दिखाई देता है। तो किसी न किसी को तो ईएमआई लेते रहना पड़ेगा ना सर? नहीं, आपको कोशिश करनी है कि आप एसआईपी का अमाउंट बढ़ाते रहें और पड़ोसी का ईएमआई को बढ़वाते रहें, ठीक है सर। क्योंकि एक दूसरे का खर्चा ही आपकी आमदनी है। ये दुनिया में कभी नहीं होगा प्रदीप जी, ये दुनिया में कभी नहीं होगा कि सभी लोग सही काम करें। दुनिया में किसको नहीं मालूम कि मॉर्निंग वॉक सेहत के लिए अच्छा है? बताइए, किसको नहीं मालूम है? क्या जाते हैं लोग? हार्डली 5%। 5%, बस वही 5% लोग ही एसआईपी भी करते हैं, पर ईएमआई सभी करते हैं। चलिए सर, दैट्स अ वंडरफुल नोट। और आई थिंक इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता था जो आज हमारी शाम आपने इतनी बेहतर बनाई।
and thanks again. And I think all investors will be, all my viewers also will be very happy to listen to you. और सर जितने 100 से अधिक लोग यहाँ ज्वाइन हुए थे, सब वहीं के वहीं मंत्रमुग्ध खड़े हैं, और मुझे लगातार व्हाट्सएप आ रहा है कि उनका पैसा और टाइम दोनों वसूल हो गया. सो थैंक यू अगेन, एंड दैट्स अ वंडरफुल. आपने अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. और आशीष जी, आपने हमको ये सुविधा दी, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, Kishan sir. Thank you, sir. Thank you, Kishan sir. Thank you, sir. Thank you very much. And we close. Thank you, sir. We close. Thank you, sir. Kishan sir, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सर. किशन सर. धन्यवाद. Pleasure is all mine. नमस्कार, जय हिंद.